नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम प्रवक्ता हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य संप्रदाय, भरत मुनि का रस सूत्र, शब्द शक्ति, रस विवेचन, इनसे संबंधित 50 MCQ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास हमारी एक रिवीजन क्लास के तौर पे रहेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? ऑप्शन है अलंकार को, रस को, छंद को या शब्द को। तो काव्य की आत्मा माना गया है रस को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्य लक्षण का अर्थ है। तो काव्य लक्षण का क्या अर्थ है? काव्य का उद्देश्य, काव्य की परिभाषा, काव्य का दोष, काव्य का भेद। तो काव्य लक्षण का अर्थ है काव्य की परिभाषा। तो काव्य की क्या परिभाषा है, वो ही उसका क्या काव्य लक्षण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य क्या है? ऑप्शन है रसयुक्त वाक्य, शब्दार्थमयी रचना, दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ, अलंकार युक्त रचना। तो आचार्य मम्मट ने काव्य को माना है दोष रहित गुण युक्त शब्दार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आचार्य मम्मट मानते थे कि काव्य ऐसा हो जिसमें ना कोई दोष हो और उसका मतलब उसमें क्या हो, गुण से युक्त क्या हो, शब्दार्थ हो, समझने से रिलेटिव जो क्षमता है उत्तम कोटि की हो। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मनोरंजन, शिक्षा, आनंद या उपदेश। तो काव्य प्रयोजन का प्रमुख उद्देश्य है आनंद। तो काव्य ऐसा होना चाहिए जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धर्म अर्थ काम मोक्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य संप्रदाय। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधित है काव्य प्रयोजन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु का अर्थ है। ऑप्शन है काव्य का रूप, काव्य की उत्पत्ति का कारण, काव्य का उद्देश्य, काव्य का दोष। काव्य हेतु का अर्थ है तो इसका अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्य के मुख्य हेतु कितने माने गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो काव्य के मुख्य हेतु माने गए हैं 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं तो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, रस, छंद, अलंकार, शब्द, अर्थ, भाव, गुण, दोष, रस। तो काव्य के जो 3 प्रमुख हेतु हैं वो है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो भरत मुनि का जो प्रमुख ग्रंथ है, ऑप्शन है काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक या साहित्य दर्पण। तो भरत मुनि का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है आनंदवर्धन, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ। तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र किसने दिया? तो ऑप्शन है भरत मुनि, भामा, दंडी या कुंतक। तो रस सूत्र की जो बात करी थी वो करी थी भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रस सूत्र है तो रस सूत्र क्या है वो पूछा है। तो ऑप्शन है विभावानुभाव संयोगाद्रशः रसात्मक वाक्यम, काव्यम यशस्से अर्थे कृते शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो रस सूत्र है इसमें विभावानुभाव संयोगाद्रशः।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो भरत मुनि ने कुल 8 रसों पे बात की थी, तो 8 रस माने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाद में जोड़ा गया नवम रस है। तो 8 रसों के बाद जो नवा रस जोड़ा गया वो कौन सा है? ऑप्शन है करुण, रौद्र, शांत या विभत्स्य। तो 8 रसों के बाद जो नवा रस जोड़ा गया वो है शांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। रस के 4 अंग होते हैं, तो कौन कौन से रस के 4 अंग हैं? तो इसका सही उत्तर है विभाव, अनुभाव, संचारी और स्थायी। तो ये 4 क्या है? रस के अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अलंकार का अर्थ है। तो अलंकार का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दोष, सजावट, गुण या रस। तो अलंकार का अर्थ होता है सजावट। काव्य को एक सुंदरता प्रदान करना अलंकार का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार के 2 मुख्य भेद कौन है? भेद हैं। तो अलंकार के जो मुख्य 2 भेद हैं, 2 प्रकार के हैं, कौन से हैं? शब्द और अर्थ, रस और भाव, गुण और दोष, छंद या रस। तो अलंकार के जो 2 मुख्य भेद हैं वो हैं शब्द और अर्थ। तो एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? तो ऑप्शन है अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या रसालंकार। तो अनुप्रास अलंकार है शब्दालंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अनुप्रास में शब्दों की आवृत्ति क्या बार बार आती है, इसलिए यह एक क्या है? शब्दालंकार है। तो साथियों, अनुप्रास अलंकार एक प्रकार का क्या है? वर्णों की आवृत्ति होती है इसमें बार बार। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें। तो यहाँ पे जो चौ वर्ण है वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमा किस प्रकार का अलंकार है? तो उपमा की यदि बात करें तो ऑप्शन है शब्दालंकार, रसालंकार, अर्थालंकार या गुणालंकार। तो उपमा एक प्रकार का अर्थालंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुण किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है रस से, शब्दार्थ से, छंद से या भाव से। तो गुण संबंधित है शब्दार्थ से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वैदर्भी रीति में कौन सा गुण प्रमुख है? ऑप्शन है ओज, प्रसाद, माधुर्य या क्रांति। तो वैदर्भी रीति में जो प्रमुख गुण है वो है माधुर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दोष का अर्थ है। ऑप्शन है सौंदर्य, कमजोरी, गुण या रस। तो दोष का अर्थ है किसी भी काव्य की क्या? कमजोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अर्थ दोष का उदाहरण है। ऑप्शन है अस्पष्टता, कठिन शब्द, अनुप्रास या उपमा। तो जो अर्थ दोष है वो है, उसका उदाहरण है अस्पष्टता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शब्द दोष का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पुनरुक्ति, रसाभास, भाव दोष या विरुद्धार्थ। तो शब्द दोष का जो उदाहरण है वो है पुनरुक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन है 3, 5, 10 या 15। तो गुणों की संख्या जो मानी जाती है वो है 10। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ओज गुण किस रस से संबंधित है? ऑप्शन है श्रृंगार से, वीर से, करुण से या शांत से। तो ओज गुण जो संबंधित है वो है वीर रस से। ओज माने वीर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है?
ऑप्शन है रौद्र से, भयानक से, श्रृंगार से या विभत्ति से। तो माधुरी गुण का जो संबंध है वो है श्रृंगार रस से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रसाद गुण का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन है कठोरता, सरलता, गंभीरता या चमत्कार। तो प्रसाद गुण का जो प्रमुख लक्षण है वो है सरलता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणों का विवेचन किस आचार्य ने प्रमुख रूप से किया है? ऑप्शन है भरत मुनि ने, दंडी ने, भामा ने या आनंदवर्धन ने। तो गुणों का जो विवेचन किया है वो दंडी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रीति सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य माने गए हैं वो हैं वामन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वामन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो ऑप्शन है रस, ध्वनि, रीति, अलंकार। तो वामन के अनुसार जो काव्य की आत्मा है वो है रीति। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है भामा, आनंदवर्धन, दंडी या भरत मुनि। तो जो ध्वनि सिद्धांत दिया था वो है आनंदवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है मम्मट, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या वामन। तो ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं आनंदवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो साथियों पहले भी हम इन प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं, तो हमारी ये रिवीजन क्लास के तौर पे है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है कुंतक, भामा, दंडी या मम्मट। तो वक्रोक्ति सिद्धांत पे जो प्रवर्तक हैं जिसने चर्चा की है वो है कुंतक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुंतक के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? तो कुंतक ने काव्य की आत्मा किसे माना है? ऑप्शन है रस, ध्वनि, वक्रोक्ति या अलंकार। तो कुंतक ने काव्य की आत्मा माना है वक्रोक्ति को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन है भरत मुनि, भामा, आनंदवर्धन या वामन। तो अलंकार सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य भामा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भामा के अनुसार काव्य की शोभा किससे है? तो भामा ने काव्य की शोभा किससे मानी है? रस से, ध्वनि से, अलंकार से, गुण से। तो भामा के अनुसार जो काव्य की शोभा बढ़ती है वो अलंकार से। और ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है काव्य में दोष का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है सौंदर्य, गुण, अशुद्धि या रसाभास। तो काव्य में यदि दोष है तो वो कहलाता है अशुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है शोक, क्रोध, रति या उत्साह। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो ऑप्शन है शोक, भय, रति या क्रोध। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो है शोक। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव है ऑप्शन है रति, हास, विस्मय या जुगुप्सा। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर। अगला प्रश्न है भयानक रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है क्रोध, भय, शोक या उत्साह। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विभत्स्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है जुगुप्सा, शोक, भय या रति। तो विभत्स्य रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो है विस्मय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा किसे माना है। ऑप्शन है अलंकार को, रस को, ध्वनि को या रीति को। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा माना है रस को। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही उत्तर। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।